जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं शंखचूड़ काल सर्प योग कैसे बनता है और उसका फलादेश क्या होता है। उसके पहले और एक खास बात बताना चाहता हूं कि काल सर्प ये नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। राहु ग्रह के अधिदेवता है काल और राहु ग्रह के प्रत्यधि देवता है सर्प। फिर से कहूंगा, राहु ग्रह के अधिदेवता है काल और प्रत्यधि देवता है सर्प। अधिदेव और प्रत्यधिदेव ये दोनों भगवानों के नाम को जब जोड़ा गया तो एक नए नाम की उत्पत्ति हुई और वो है काल सर्प योग। काल सर्प योग के भी मुख्य दो प्रकार है। पहले नंबर पे आता है राहुमुखी काल सर्प योग, जिसे शास्त्र में कहा गया है उदित काल सर्प योग, जो बहुत ही अशुभ फल देता है। और दूसरे नंबर पे आता है केतुमुखी काल सर्प योग, जिसे शास्त्र में कहा गया है अनुदित काल सर्प योग, जो बिल्कुल अशुभ फल नहीं देता। तो आइए बोर्ड पे जानते हैं राहुमुखी काल सर्प योग और केतुमुखी काल सर्प योग कैसे जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर राहु को सांप का मुंह माना गया है और सांप के मुंह में जहर होता है, और केतु को सांप की पूंछ माना गया है जिसमें जहर नहीं होता। अभी और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जन्म कुंडली के अंदर सारे ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जो 7 ग्रह है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से यानी उल्टी घड़ी जैसे चलती है ऐसे ये 7 ग्रह हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं। और जो राहु केतु है ये हमेशा क्लॉकवाइज आगे बढ़ता है। जो राहु केतु है ये दोनों ग्रह हमेशा क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं, यानी कि 9 से 8 में जाएंगे, 8 से 7 में, 7 से 6 में। जैसे घड़ी चलती है ऐसे राहु केतु चलते हैं। एक बात क्लियर हो गई कि 7 ग्रह हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और जो राहु केतु है ये क्लॉकवाइज चलते हैं। अभी होता क्या है तो सुनिए, जब भी शंखचूड़ काल सर्प योग बनता है तो तीसरे भाव से लेके 9वें भाव के दरमियान सारे ग्रह आ जाते हैं और ये ग्रह आगे बढ़ते 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 इस तरफ जाते हैं और राहु इस तरफ जा रहा है तो राहु का मुंह भी इस तरफ होगा, यानी कि सांप का मुंह भी इस तरफ होगा। राहु इस तरफ जा रहा है तो सांप का मुंह इस तरफ होगा। ये सारे ग्रह आगे बढ़ते बढ़ते राहु के मुख में जाएंगे, इसलिए कहा जाता है राहुमुखी काल सर्प योग। ठीक इसके विपरीत जाते हैं कि अगर सारे ग्रह 9वें भाव से लेके तीसरे भाव के दरमियान आ जाए, सारे ग्रह 9वें भाव से लेके तीसरे भाव के दरमियान आ जाए तो ये सारे ग्रह आगे बढ़ते बढ़ते केतु के तरफ आगे बढ़ेंगे, तो उसे कहा जाता है केतुमुखी काल सर्प योग, जो बिल्कुल अशुभ फल नहीं देता। अभी हमें शंखचूड़ काल सर्प योग के बारे में जानना है तो हमें सबसे पहले 9वें भाव को समझना होगा कि 9वें भाव से क्या क्या देखा जाता है। 9वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा, कितना नसीबदार होगा, कितना किस्मत वाला होगा, वो 9वें भाव से पता चलता है। व्यक्ति कितना धार्मिक आध्यात्मिक होगा वो भी 9वें भाव से पता चलता है। उसे पिता का सुख कैसा प्राप्त होगा वो भी 9वें भाव से पता चलता है। व्यक्ति को पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा, ये सब करने में आनंद आता होगा कि नहीं, वो भी 9वें भाव से पता चलता है। 9वें भाव से पता चलता है कि व्यक्ति मास्टर डिग्री हासिल कर पाएगा या नहीं, हायर एजुकेशन हासिल कर पाएगा या नहीं, ये 9वें भाव से पता चलता है। संतानों के संतान यानी हमारे नातू, हमारे पोते, वो भी 9वें भाव से देखा जाता है। हमारे पत्नी का भाई यानी कि हमारा साला, वो भी 9वें भाव से देखा जाता है। तो ये 9वें भाव से बहुत कुछ देखा जाता है। हमारे गुरु, हमारे सदगुरु, ये भी 9वें भाव से देखा जाता है। लंबी यात्राएं, ये भी 9वें भाव से देखा जाता है। तो 9वें भाव से बहुत सारी चीजें देखी जाती है। अभी हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर
तीसरे भाव से लेके नवम भाव के दरमियान सारे ग्रह आ जाते हो और ये सारे ग्रह राहु के मुख में जाते हो, तो हम इसे कहेंगे राहुमुखी शंखचूड़ काल सर्प योग बन रहा है। अब अभी उसका फलादेश क्या होगा तो सुनिए, हम कहेंगे कि जिसकी भी कुंडली के अंदर राहुमुखी शंखचूड़ योग बन रहा है, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 45 साल के बाद होता है। अर्थात 45 साल तक वो लोग अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की उन्नति, प्रगति, विकास में भी बहुत सारी अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य कमजोर होता है, इसके वजह से हर काम के अंदर रुकावटें, अड़चनें, तकलीफें आती है। जो शंखचूड़ काल सर्प योग बनता है उसके वजह से पिता के सुख में कमी आती है या फिर पिता से वियोग हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को कोई भी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो तो भी उसमें बहुत सारी रुकावटें, अड़चनें और तकलीफें आते देखा गया है। जिसकी भी कुंडली में राहुमुखी शंखचूड़ काल सर्प योग बनता है, ऐसे व्यक्ति जब भी पूजा पाठ करते हैं, होम हवन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे विघ्न आते हैं। उन्हें अच्छे ज्योतिषकार, उन्हें गुरु, सदगुरु भी जल्दी प्राप्त नहीं होते, खास करके 45 साल तक। तो अभी हमने जाना कि जिसकी भी कुंडली में राहुमुखी शंखचूड़ योग हो उसे क्या क्या तकलीफें आती है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और राहु पहले भाव में हो तो अनंत काल सर्प योग बनता है। राहु दूसरे भाव में हो तो कुलिक काल सर्प योग बनता है। तीसरे भाव में वासुकी, चौथे भाव में शंखपाल, पांचवें भाव में पदम काल सर्प योग बनाता है। राहु अगर छठवें भाव में हो तो महापदम, सप्तम भाव में तो तक्षक, अष्टम भाव में तो कर्कोटक काल सर्प योग बनाता है। राहु अगर नवम भाव में हो तो शंखचूड़, दसम भाव में तो घातक, 11वें भाव में तो विषधर और 12वें भाव में तो शेषनाग काल सर्प योग बनाता है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि वो कौन से 5 सूत्र है, कि अगर ये 5 सूत्र अगर आपको कुंडली में दिख जाए तो समझ जाना काल सर्प योग भंग हो रहा है। उसमें से मैं आपको पहला सूत्र बताने जा रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 2 ग्रह उच्च राशि में बलवान होकर बैठे हो तो समझ जाना काल सर्प योग भंग हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, यहां पे धनु लग्न की कुंडली है और सारे की सारे ग्रहों तीसरे भाव से लेके नवम भाव के दरमियान आ चुके हैं और यहां पे राहुमुखी शंखचूड़ काल सर्प योग बन रहा है। यहां पे चौथे भाव के अंदर शुक्र उच्चका होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। सूर्य पंचम भाव के अंदर उच्चका होकर बैठा है। चंद्र छठवें भाव के अंदर उच्चका होकर बैठा है। गुरु अष्टम भाव में उच्चका होकर बैठा है। तो नियम यह कहता है कि अगर किसी की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 2 ग्रह उच्च राशि में बलवान होकर बैठे हो तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अभी आता है दूसरा नियम। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 3 ग्रह या 4 ग्रह स्वगृही राशि में बलवान होकर बैठे हो तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने यहां वृश्चिक लग्न की कुंडली रखी है। तीसरे भाव से लेके नवम भाव के दरमियान सारे ग्रह आ चुके हैं और यहां पे राहुमुखी काल सर्प योग बन रहा है। अभी यहां देखिए, शनि स्वगृही होकर बैठा है और शशि योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। शुक्र सप्तम भाव के अंदर स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है।
गुरु पंचम भाव का कारक भी है और पंचम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा है। मंगल छठवें भाव का कारक है और वो खुद स्वगृही होकर बैठा है। तो नियम ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 3 ग्रह स्वगृही राशि में बलवान होकर बैठे हो तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। 45 साल के बाद धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं, समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश जश कीर्ति प्राप्त करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अभी आते हैं तीसरा नियम। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 4 या 5 शुभ योग निर्माण हो जाए तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। अभी शुभ योग यानी क्या? छोटे मोटे राजयोग, जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूं कि किसी की कुंडली के अंदर चंद्र मंगल की युति होती हो तो महालक्ष्मी योग बनता है। किसी की कुंडली के अंदर चंद्र गुरु की युति बनती हो तो गजकेसरी योग बनता है। किसी की कुंडली के अंदर सूर्य बुध की युति हो तो बुध आदित्य योग बनता है। किसी की कुंडली में बुध शुक्र की युति हो तो लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बनता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे योग बनते हैं, जैसे कि सूर्य से दूसरे और 12वें भाव के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हो, यानी कि सूर्य को छोड़ के बाकी के 6 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हो, जैसे यहाँ गुरु बैठा है, यहाँ शुक्र बैठा है, तो सूर्य से दूसरे और 12वें भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा हो तो वेशी, वाशी, उभयचरी नाम के 3 शुभ योग निर्माण होते हैं। ठीक उसी प्रकार चंद्र से दूसरे और 12वें भाव के अंदर अगर कोई ग्रह बैठा हो तो भी अनफा, सुनफा, दुर्धरा नाम के 3 शुभ योग उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा भी और योग बनते हैं, जैसे कि मान लो कि 8वें और 12वें भाव का स्वामी अगर 6वें भाव में बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनता है। ठीक उसी प्रकार 6वें और 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो तो भी विपरीत राजयोग बनता है। तो इस प्रकार से कई राजयोग बनते हैं, जैसे कि मान लो इस भाव का स्वामी इस भाव में, इस भाव का स्वामी इस भाव में, तो 2 भाव के स्वामी अगर आपस में एक दूसरे के घर में बैठे हो तो परिवर्तन योग बनता है जो 10 राजयोग के बराबर है। मेरा कहने का भावार्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 4 या 5 शुभ योग निर्माण हो जाए तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। जैसे कि महालक्ष्मी, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग, चंद्र गुरु का गजकेसरी योग, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग, सूर्य गुरु का धर्मात्मा योग, राजलक्षण योग, विपरीत राजयोग, उसके बाद परिवर्तन योग, अमला योग, वसुवती योग, बहुत सारे योग हैं। अभी हम लोग आते हैं चौथे नियम पे। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और यहाँ पे देखिए तीसरे भाव से लेकर 9वें भाव के दरमियान सारे ग्रह लिखे हैं, और अगर किसी की कुंडली के अंदर राहुमुखी काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर राहु ग्रह के ऊपर कम से कम 3 ग्रहों की बलवान दृष्टि पड़ती हो या फिर कुंडली के कारक ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, कारक ग्रह यानी लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति, ये 3 कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं। 3 त्रिकोण के मालिक कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं, और अगर उसमें से कोई भी 3 ग्रहों की बलवान दृष्टि राहु पे पड़ जाए या फिर कोई ग्रह स्वगृही उच्च का होकर बलवान होकर राहु को देखता हो तो भी काल सर्पयोग भंग हो जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने कुंडली बनाई है। जैसे कि आप देखिए, राहु के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, राहु के ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, राहु के ऊपर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं, 10वीं, मंगल की भी 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं, 8वीं, गुरु की भी 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो अगर कोई भी 3 ग्रहों की दृष्टि अगर राहु पे पड़ती हो तो भी काल सर्पयोग भंग हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं, यश जश कीर्ति प्राप्त करते हैं।
अभी आते हैं आखिरी नियम, पांचवा नियम। काफी बार ऐसा होता है कि काल सर्प योग के अंदर राहु के साथ ही कोई ग्रह बैठा हो, एक या दो, तो हमें देखना है उसकी डिग्री। अगर राहु की डिग्री कम है और उसके साथ जो बैठा है ग्रह उसकी डिग्री ज्यादा है, तो समझो काल सर्प योग भंग हो गया। क्यों? क्योंकि राहु क्लॉकवाइज चलता है, राहु क्लॉकवाइज चलता है यानी इस तरफ जाएगा, और ग्रह हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे यानी इस तरफ जाएंगे। तो राहु की डिग्री कितनी है? 3। सूर्य की डिग्री कितनी है? 27। तो इसका मतलब जो सूर्य है वो राहु को ओवरटेक करके आगे निकल गया, राहु को पार करके सूर्य आगे निकल गया, तो काल सर्प योग के चुंगल से बाहर निकल गया, तो हम बोलेंगे काल सर्प योग भंग हो गया। काफी बार ऐसा भी होता है कि राहु केतु के बीच में जब सारे ग्रह फंस जाते हैं और कोई एक ग्रह आगे निकल जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं ये आंशिक काल सर्प योग है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। राहु केतु के बीच में सारे ग्रह फंस जाए तो ही उसे काल सर्प योग कहते हैं। ये बात को खास ध्यान देना है। आपने सुना होगा, पौराणिक कथाओं के अंदर ऐसा कहा गया है कि जो सूरभानु नाम का राक्षस था, ये रूप बदल के भगवानों के साथ लाइन में बैठ गया, और विष्णु भगवान जब सबको अमृत बांट रहे थे तो वो भी एक घुट अमृत का पी लिया। सूर्य चंद्र ने ये बात जाके विष्णु भगवान को कही कि हे विष्णु भगवान, ये जो सूरभानु नाम का राक्षस है, इसने रूप बदल के भगवानों का रूप लेके अमृत का घुट पी लिया है, ये हमारे साथ छल हुआ है। तभी विष्णु भगवान ने अपने चक्र से सूरभानु नाम के राक्षस का छेदन किया और वो 2 टुकड़े में बट गया। सूरभानु राहु केतु 2 हिस्से में बट गया। और ये राहु केतु को जब पता चला कि सूर्य और चंद्र ने हमारी चाड़ी चुगली की है, तो राहु ने श्राप दिया कि हे सूर्य और आपके सातों सात ग्रह, जब भी आप मेरे सामने आओगे मैं आपको निगल जाऊंगा, मैं आपको ग्रसित करूंगा, मैं आपकी सात्विकता का नाश कर दूंगा और आपके अंदर बुराइयां भर दूंगा। और वहां से शुरू हुआ अशुभ योगों का सिलसिला। सूर्य राहु जब साथ में हो तो सूर्य ग्रहण योग बनता है, चंद्र राहु साथ में हो तो चंद्र ग्रहण योग बनता है, मंगल राहु साथ में हो तो अंगारक योग बनता है, बुध राहु साथ में हो तो जड़त्व योग बनता है, गुरु राहु साथ में हो तो चांडाल योग बनता है, शुक्र राहु साथ में हो तो लंपट योग बनता है, शनि राहु साथ में हो तो श्रापित योग बनता है। तो ये जो अशुभ योग बनते हैं, ठीक उसी प्रकार से राहु सातों ग्रहों को जब निकलना शुरू करता है तो वहां बनता है काल सर्प योग। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने काफी बार सुना होगा कि जन्म कुंडली का कोई भाव या कोई ग्रह 2 पाप ग्रहों के बीच में आ जाए तो हम कहते हैं वो ग्रह पाप कर्तृयोग में पीड़ित है, वो भाव पाप कर्तृयोग में पीड़ित है। ठीक उसी प्रकार जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो काल सर्प योग नाम का अशुभ योग निर्माण होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो किसी की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और वो बहुत परेशान होता हो तो उसके उपाय क्या करें? सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करें, चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनाकर विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ करके शिवलिंग को अर्पण करें, महामृत्युंजय के 1.25 लाख जाप करें और उसका दशांश होम और तर्पण मार्जन करें। हर साल में एक बार नाग पंचमी आती है, उस दिन किसी नाग के मंदिर में जाके पूजा पाठ करके शांत करने का प्रयास करें। और आखिरी उपाय, त्र्यंबकेश्वर जाकर विद्वान ब्राह्मणों के हाथों से काल सर्प योग की शांति पूजा करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।